वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हज 2021 के लिए आज़मीन के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। काबतुल्लाह के छत की गई सफाई। रिकॉर्ड 20 मिनटों में काबा के रूफ की सफाई में किया गया सैनिटाइजिंग, महलूल और खुशबुओं का इस्तेमाल। गजा से एक्सप्लोसिव व गुब्बारे छोड़ने का इल्जाम लगाकर इसराइल ने फिर किए फिजाई हमले। गजा पट्टी में हमास के हथियार तैयार करने वाली फैक्ट्री को तबाह करने का किया दावा। फिलिपाइन का एक फौजी तैयारा जुनूबी इलाके में गिरकर हुआ तबाह। 92 फौजी अहलकार थे सवार, 40 फौजी करिश्माती तौर पर रहे महफूज। अब तक 17 फौजियों की निकाली गई नाशें। राफेल डील में करप्शन को लेकर मोदी सरकार को कांग्रेस ने घेरा। राहुल गांधी ने कहा, राफेल डील घोटाला मामले में तहकीकात कराने से डर रहे हैं मोदी, दोस्तों को चाहते हैं बचाना। भारत में कोरोना का कहर हुआ कम, लेकिन साइंसदानों ने थर्ड वेव को लेकर दी वार्निंग। अब कहा, गाइडलाइंस पर अभी से नहीं किया गया अमल तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कोरोना थर्ड वेव साबित होगा बेहद खतरनाक। राजधानी दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगा ब्रेक तो केजरीवाल हुकूमत ने किया अनलॉक 6। कल पीर से खोल दिए जाएंगे स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बंद ही रहेंगे थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स। हज 2021 के लिए सऊदी हुकूमत की तैयारियां जारी हैं। ऐसे में आज़मीन हज के इस्तकबाल के लिए हरम शरीफ में खाने काबा की छत की सफाई की गई। काबतुल्लाह की छत की सफाई के अमल में दर्जनों सऊदी माहिरीन और कारकुनों ने हिस्सा लिया। सऊदी हुकाम के मुताबिक खाना काबा की छत की सफाई में खुदकार मशीनें, सैनिटाइजिंग, महलूल और खुशबुओं का इस्तकबाल किया गया। इस साल सफाई महज 20 मिनट के अंदर मुकम्मल की गई, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले पिछले साल सफाई का अमल 40 मिनट के अंदर मुकम्मल किया गया था। ज़राए ने बताया कि आज़मीन हज के लिए तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। किसी न किसी बात को जवाब बनाकर इसराइल के गजा पर हमले करने का सिलसिला जारी है। अब इसराइली फौज ने गजा पट्टी से आतिशगीर और गुब्बारों के छोड़े जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए गजा पर फिर ताज़ा वहशियाना कार्रवाई की है। ज़राए के मुताबिक इसराइल में आतिशगीर और गुब्बारे भेजे जाने के जवाब में इसराइली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने हमास के हथियार तैयार करने वाली फैक्ट्री पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करने का दावा किया है। IDF ने धमकी दी है कि गजा की पट्टी से होने वाली दहशतगर्दी की तमाम कोशिशों का भरपूर जवाब दिया जाता रहेगा। बता दें कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास गजा पट्टी को कंट्रोल करती है। ये तंजीम इसराइल के साथ देरीना तनाज़े में शामिल है। इसराइल की हठधर्मी है कि वो खुद फ़लस्तीन के इलाकों पर कब्जा करके फ़लस्तीन को एक आज़ाद सियासी और सिफारती यूनिट तस्लीम करने से इनकार करता रहा है। इसराइल गजा पट्टी से होने वाले किसी भी हमले के लिए हमास को जिम्मेदार करार देता है। फ़लस्तीन की वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 20 साला फ़लस्तीनी नौजवान फ़रीद अली हसन नाबलस के करीब वाक़ देही इलाके क़सरा में इसराइली फ़ौजियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान होने वाले तसादुम में शहीद हो गया। इसराइली फ़ौजियों ने इंतहाई बेरहमी के साथ फ़लस्तीनी नौजवान के सीने में गोली मारकर उसे शहीद कर दिया। वाज़ेह रहे कि मगरबी किनारे के शुमाली इलाके नाबलस के बेता टाउन में सैकड़ों फ़लस्तीनियों ने नमाज जुमा की अदायगी के बाद गैरकानूनी और जाबिराना सेहूनी आबादकारी के खिलाफ मुजाहरा किया था, जिसके बाद से ही सेहूनी फ़ौजियों का फ़लस्तीनियों पर क्रैकडाउन जारी है।
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. جاء לדבר בשם העם היהודי ושום דבר לא יכול להיות. फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक में एक मरतबा फिर हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया है। मुजाहिरीन महमूद अब्बास के इस्तीफ़े की मांग कर रहे थे। रमल्ला में इन मुजाहिरों का आगाज़ फ़लस्तीनी हुकूमत के मारूफ नाक़िद निसार बनात की हलाकत के बाद हुआ है। 43 साला निसार को 10 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और वो पुलिस की तहवील में हलाक हो गए थे। फ़लस्तीनी आज़ाद कमीशन बराए इंसानी हुकूक़ के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इंकशाफ हुआ कि निसार के सर और गर्दन पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। इस दरमियान फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने वाले फ़लस्तीनी मुजाहिरीन और फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान झड़पों की खबर है। इसराइली मीडिया के मुताबिक फ़ौज इस बात की छानबीन कर रही है कि क्या इसराइली कार्गो जहाज़ पर हमला ईरानी फोर्सेस ने किया था। इसराइली मीडिया ने फ़ौजी ज़राए के हवाले से बताया है कि जहाज़ का अमला महफूज है और जहाज़ को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। इससे पहले ईरानी हिमायत याफ्ता लबनानी टेलीविज़न अल मयादीन ने रिपोर्ट जारी की थी कि बहर हिंद में इसराइल के एक बहरी जहाज़ को नामालूम हथियार के ज़रिए निशाना बनाया गया है। ये कार्गो जहाज़ मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ जा रहा था। अमेरिकी व दिगर फॉरेन फोर्स के अफगानिस्तान छोड़ने के अमल के दौरान तालिबान का दबदबा अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जहां खबर है कि अफगान तालिबान ने अमेरिका व इत्तेहादी अफवाज की 700 से ज़ायद गाड़ियों और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं खबर ये भी है कि पिछले 24 घंटों के दौरान तालिबान ने अफगानिस्तान के मज़ीद 13 डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा करते हुए अपना कंट्रोल कायम कर लिया है। दूसरी जानिब साबिक़ ब्रिटिश आर्मी चीफ ने अफगान तालिबान को अफगान जंग का फातह करार देते हुए अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी फ़ौजी ऑपरेशन की तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि अफगान अवाम को अमन और बेहतर ज़िंदगी देने गए थे, वहाँ अब मुसल्लह तालिबान गालिब हैं। इस दरमियान अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में हुकूमती सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबलों के दौरान 300 से ज़्यादा तालिबान जंगजू हलाक होने का दावा किया गया है। अफगानिस्तान की वज़ारत दिफा ने हफ्ते को ये जानकारी दी। ज़राए के मुताबिक अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में 300 से ज़ायद तालिबान दहशतगर्दों को मार गिराया। हेलमंद में तालिबान अस्करियत पसंदों और सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन बाकायदा झड़पें होती रहती हैं। दूसरी जानिब तालिबान ने अफगान हुकूमत के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। शामी फौज ने अपोजिशन के मजबूत गढ़ मगरबी सूबे इदलिब में हफ्ते के रोज़ तोपखाने से फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 6 बच्चों समेत 8 अफराद हलाक और 16 जख्मी हो गए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने इत्तला दी है कि शामी फौज ने आज सूबे इदलिब के जुनूब में वाक़े इलाके जबलुल जाविया में मुतादिद देहात पर गोलीबारी की। अरब मीडिया के मुताबिक उसने मजीद बताया कि एक गाँव अबलेन में गोलाबारी से एक ही ख़ानदान के 5 अफराद मारे गए हैं। फिलिपाइन का एक फ़ौजी तैयारा जुनूबी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। इस तैयारे में 92 फ़ौजी अहलकार सवार थे। ज़राए के मुताबिक C-130 फ़ौजी तैयारे ने फिलिपाइन के वक्त के मुताबिक आज सुबह 11:30 बजे इस मुल्क के जुनूबी सूबे सोलो से उड़ान भरी थी और सूबे सोलो के जोलो जजीरे में लैंडिंग के मौके पर हादसे का ये शिकार हो गया। फ़ौजी तैयारे से अब तक 17 फ़ौजियों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 40 अफराद को बचा लिया गया है। हलाकतों में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया गया। अमेरिका के बच्चा सिपाही भर्ती के सिलसिले में फहरिस्त में शामिल किए जाने पर सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए तुर्की ने कहा कि उसने इंसानी स्मगलिंग यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जराइम को रोकने, मुजरिमों को सज़ा देने और मुतासिरों के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर हर मुमकिन कोशिशें सर्फ की हैं। तुर्की के मुताबिक अमेरिका की ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर हालिया रिपोर्ट दोहरे मियार यानी डबल स्टैंडर्ड की सनसनीखेज़ मिसाल है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा की 2021 इंसानी स्मगलिंग रिपोर्ट में तुर्की की जानिब से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ जिद्दोजहद में इजाफा होने की तस्दीक की गई है। तुर्की ने इस रिपोर्ट को मनगढ़ंत गुमराहकुन करार देते हुए इसे तुर्की की कोशिशों पर तोहमत लगाना करार दिया है।
कनाडा के सूबे अल्बर्टा के एक घर में आग लगने से 4 बच्चों और खवातीन समेत 7 पाकिस्तानी शहरियों की मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक अल्बर्टा के शहर चेस्टर मेयर में आग लगने से कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 2 फैमिलीज़ के 7 अफराद मारे गए। जाँ बहक होने वालों में से 2 की शनाख्त अमजद कमाल और राफिया राशिद के नामों से हुई है, जबकि दीगर अफराद में 1 खातून और 4 बच्चे शामिल हैं। वाक़े में 4 बच्चों समेत 5 अफराद महफूज भी रहे। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि आतिशज़दगी के वाक़े में महफूज रहने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाक़े की तहक़ीक़ात भी शुरू कर दी गई है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि राफेल डील में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुर्म साबित होने के खौफ से इस पूरे मामले की ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी यानी JPC से तहक़ीक़ात कराने से कतरा रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी के दोस्त इस सारे घोटाले में फंस रहे हैं और वो अपने तमाम दोस्तों को बचाना चाहते हैं, लिहाजा इस मामले की JPC से तहक़ीक़ात नहीं कराना चाहते। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए इसको लेकर एक पोल भी कराया है, जिसमें ऑप्शन कुछ इस तरह दिए गए हैं कि मोदी हुकूमत JPC तहक़ीक़ात के लिए क्यों तैयार नहीं है, कसूरवार दोस्तों को भी बचाना है, JPC को RS की सीट नहीं चाहिए, ये तमाम ऑप्शंस दुरुस्त है। बता दें कि कांग्रेस शुरू से ही राफेल डील में घोटाले का इल्ज़ाम आयद करती रही है। ट्विटर पर कांग्रेस ने इस सिलसिले में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो भी शेयर किया है। ये एक ईमेल है भाइयों और बहनों, युवाओं, जो एयरबस कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में अनिल अंबानी जी गए थे, उनकी उनसे मीटिंग हुई और अनिल अंबानी ने उस मीटिंग में साफ बोला कि जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे फ्रांस तो एक MOU साइन होगा जिसमें अनिल अंबानी का नाम होगा, मतलब राफेल डील। Couple of questions arise. Number one, how is Mr. Anil Ambani meeting the French defense minister just prior to the Prime Minister's visit? Second and most important question, Foreign Secretary is saying, in terms of Rafale, my understanding is that there are discussions underway between the French company, our Ministry of Defense, the HAL, which is involved in this. These are ongoing discussions. These are very technical, detailed discussions. We do not mix up leadership, even in the security field. अनिल अंबानी को डील होने के 10 दिन पहले मालूम है कि डील होने वाली है। मतलब नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी के मिडलमैन का काम कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि अनिल अंबानी को इसके बारे में 10 दिन पहले कैसे पता लगा, किसने बताया। डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, HAL को नहीं मालूम, सिर्फ प्रधानमंत्री को मालूम। और इसमें एक नई चीज निकलती है, यह डिफेंस का मामला है और अगर अनिल अंबानी को और प्रधानमंत्री को यह चीज मालूम तो प्रधानमंत्री इज इन वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, क्रिमिनल कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए उस बेसिस पे, भ्रष्टाचार के बेसिस पे नहीं, उसी बेसिस पे हो जानी चाहिए। This business that a MOU is in preparation, this is a defense secret. And the Prime Minister has compromised national security. As I said, he's done what a spy does. He has given information, defense information, to a person who's not supposed to have it. Defense Minister को नहीं मालूम, Foreign Secretary को नहीं मालूम, HAL को नहीं मालूम। होलैंड जी कहते हैं कि भैया अनिल अंबानी के बारे में नरेंद्र मोदी ने हमें बोला, ये ईमेल उसको साबित करता है, ठीक है।
सीबीआई डायरेक्टर को आप 1:30 बजे रात को निकाल देते हो, सुप्रीम कोर्ट कहता है उसको वापस डालो, फिर आप उसको निकाल देते हो। तो मतलब अब कितना प्रूफ चाहिए आप लोगों को? और अभी भी आप खुश नहीं है तो अभी भी और प्रूफ निकलेगा। थैंक यू। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके नए केसेस में दिन ब दिन गिरावट का सिलसिला जारी है। ताहम ऐसे हालात में हेल्थ एक्सपर्ट्स की जानिब से थर्ड वेव को लेकर वार्निंग दी जा रही है। अब कोरोना पर नज़र रखने वाले साइंसदानों ने वार्निंग दी है कि अगर वक्त रहते कोरोना गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया गया तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कोरोना की थर्ड वेव बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। कोविड-19 मामलों की एक सरकारी कमेटी के साइंसदानों ने कहा है कि अगर कोरोना का कोई नया वेरिएंट आता है तो तीसरी लहर बेहद खतरनाक हो सकती है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगने के साथ केजरीवाल हुकूमत ने पाबंदियों में जारी नरमी को और बढ़ा दिया है। अनलॉक 6 के तहत दिल्ली में कल पीर से स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे। स्टेडियम खोलने के साथ ही शर्त रखी गई है कि शायकीन यहां नहीं जा पाएंगे। दिल्ली हुकूमत ने इसके लिए हुक्म भी जारी कर दिया है। इससे पहले दिल्ली में स्टेडियम या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाज़त सिर्फ ट्रेनिंग के लिए थे। दूसरी तरफ अनलॉक के अमल में थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स को भी राहत मिलने की उम्मीद थी, ताहम दिल्ली हुकूमत ने उन्हें बंद ही रखने का फैसला लिया है। अनलॉक 6 के तहत दी गई छूट पर अमल कल पीर की सुबह 5 बजे से शुरू होगा। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कोरोना के दौर में बड़ा घोटाला करने का इल्ज़ाम लगाते हुए चंद दस्तावेजात पेश किए हैं। संजय सिंह ने इन दस्तावेजों के जरिए दावा किया है कि योगी सरकार ने मेडिकल इक्विपमेंट बाजार में मिलने वाली कीमतों के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा पैसे देकर खरीदे हैं। आज जो मैं आपको के सामने सच रखने जा रहा हूं, ये आदित्यनाथ सरकार के भ्रष्टाचार के एक काले चेहरे को उजागर करता है और ये साबित करता है कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। आज जो मैं चिकित्सीय उपकरणों में भ्रष्टाचार का मामला आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, ये भ्रष्टाचार कोरोना की महामारी में तीसरी लहर का जो अंदेशा है और तीसरी लहर में किस प्रकार से तीसरी लहर के अंदर बच्चे प्रभावित होंगे, इसका अंदेशा पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है। तो हमारे बच्चों को कोरोना से बचाने की जो तैयारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को करनी चाहिए, उसमें ये भ्रष्टाचार किया गया, उसमें ये बेईमानी की गई। और ये बच्चों के वेंटिलेटर के नाम पे घोटाला है, बाईपैप के नाम पे घोटाला है, HFNC के नाम पे घोटाला है, इन्फ्यूजन पंप के नाम पे घोटाला है। ऐसे तमाम उपकरण जो बाजार में सस्ते दामों पर मिल रहे हैं, यानी कि जेम पोर्टल पे भी सस्ते दामों पर मिल रहे हैं, वो सारे उपकरण आदित्यनाथ जी की सरकार महंगे दामों में खरीद रही है। और आपको जान के हैरानी होगी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी से खरीद रही है। जो कंपनी काली सूची में जा चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, उस कंपनी से खरीद रही है। सामान खरीद रहे हैं, उन सामानों में वेंटिलेटर बच्चों के लिए खरीदा जा रहा है 22 लाख रुपए, जिसकी बाजार में कीमत 12,50,000 रुपए लगभग है। वेंटिलेटर यूनिवर्सल खरीदा जा रहा है 17,11,000 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 9 लाख रुपए है। बाईपैप खरीदा जा रहा है 2,73,280 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। HFNC खरीदा जा रहा है 2,51,666 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 1 लाख रुपए है। इन्फेंट वार्मर्स खरीदा जा रहा है 64,900 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 32,000 रुपए है। इन्फ्यूजन पंप खरीदा जा रहा है 44,448 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 22,000 रुपए है। पोर्टेबल एक्सरे मशीन खरीदी जा रही है 17,95,000 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 8 लाख रुपए है। बबल कैप खरीदा जा रहा है 2,55,990 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 1 लाख रुपए है। इको कलर डॉपलर खरीदा जा रहा है 23,52,000 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 13 लाख रुपए है। ये बच्चों को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए आदित्यनाथ सरकार की तैयारी है या घोटाले और भ्रष्टाचार की तैयारी? इतने संवेदनशील विषय पर इतनी लूट और भ्रष्टाचार, बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के नाम पर इतनी लूट और भ्रष्टाचार। 27 मार्च को उत्तर प्रदेश की ही सरकार 17 लाख रुपए में खरीद रही है। अब बच्चों के लिए जो वेंटिलेटर आ रहा है उसको 22 लाख रुपए का रेट ये लगा रहे हैं। और मध्य प्रदेश
की सरकार, इनकी ही एक दूसरी सरकार 10,27,000 रुपए में यही वेंटिलेटर खरीद रही है। बीजेपी की ही सरकार RT-PCR की मशीन मध्य प्रदेश में 14.5 लाख में खरीद रही है। यहाँ आदित्यनाथ जी की सरकार 49 लाख रुपए में खरीद रही है। ये आप देखिए, ये 200 वेंटिलेटर का पिछली बार ही इन्होंने महंगे दामों पे इसको खरीदा। वो 10 लाख का सामान 22 लाख में खरीद रही है। वो भ्रष्टाचार में आकंठ ऊपर से लेकर नीचे तक डूबी। साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन को लेकर अभी से सियासी गर्मागर्मी शुरू हो गई है। पिछले दिनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। वहीं उनका एक बयान योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं बनने देंगे, इस पर खूब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब खुद यूपी के सीएम योगी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के इस चैलेंज को हम कबूल करते हैं। ANI के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे देश के बड़े लीडर हैं। अगर उन्होंने बीजेपी को 2022 के असेंबली इलेक्शन के लिए चैलेंज दिया है तो बीजेपी के वर्कर्स उनकी यानी असदुद्दीन ओवैसी के चैलेंज को कबूल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत बनाएगी। बता दें कि पिछले दिनों यूपी में होने वाले जिला पंचायत सदर के इलेक्शन में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। इस जीत पर समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ताकत का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। जूनियर पहलवान सागर राणा के कत्ल केस के मुलजिम ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार ने तिहाड़ जेल मैनेजमेंट से टीवी की डिमांड की है। सुशील कुमार ने तिहाड़ जेल मैनेजमेंट को लेटर लिखकर कहा है कि वो अपनी जेल में इसलिए टीवी चाहते हैं ताकि मुल्क व बैरून मुल्क में क्या चल रहा है वो सब टीवी पर देख सकें, खासकर कुश्ती के बारे में। इसलिए सुशील कुमार ने लेटर लिखकर तिहाड़ जेल इंतजामिया से टीवी देने की अपील की है। बता दें कि सुशील कुमार तिहाड़ के जेल के नंबर 2 के एक हाई सिक्योरिटी सेल में कैद है। फिलहाल सुशील कुमार को सेल मैनुअल के मुताबिक न्यूज़पेपर मुहैया करवाया जा रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हज 2021 के लिए आज़मीन के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। काबतुल्लाह के छत की गई सफाई। रिकॉर्ड 20 मिनटों में काबा के रूफ की सफाई में किया गया सैनिटाइजिंग, महलूल और खुशबुओं का इस्तेमाल। गजा से एक्सप्लोसिव व गुब्बारे छोड़ने का इल्जाम लगाकर इसराइल ने फिर किए फिजाई हमले। गजा पट्टी में हमास के हथियार तैयार करने वाली फैक्ट्री को तबाह करने का किया दावा। फिलिपाइन का एक फौजी तैयारा जुनूबी इलाके में गिरकर हुआ तबाह। 92 फौजी अहलकार थे सवार, 40 फौजी करिश्माती तौर पर रहे महफूज। अब तक 17 फौजियों की निकाली गई नाशें। राफेल डील में करप्शन को लेकर मोदी सरकार को कांग्रेस ने घेरा। राहुल गांधी ने कहा, राफेल डील घोटाला मामले में तहकीकात कराने से डर रहे हैं मोदी, दोस्तों को चाहते हैं बचाना। भारत में कोरोना का कहर हुआ कम, लेकिन साइंसदानों ने थर्ड वेव को लेकर दी वार्निंग। अब कहा, गाइडलाइंस पर अभी से नहीं किया गया अमल तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कोरोना थर्ड वेव साबित होगा बेहद खतरनाक। राजधानी दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगा ब्रेक तो केजरीवाल हुकूमत ने किया अनलॉक 6। कल पीर से खोल दिए जाएंगे स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बंद ही रहेंगे थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN चैनल।